हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारी इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में जहां पर हम डेली 10 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा सेशन हम शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज पोस्टह्यूमसली कन्फर्ड विद द विज्ञान रत्न, इंडियाज हाईएस्ट साइंस अवार्ड फॉर द ईयर 2025 फॉर हिज लाइफ टाइम अचीवमेंट इन फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। यानी कि निम्नलिखित में से किसे भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में उनके जीवन भर की उपलब्धियों के लिए वर्ष 2025 के लिए भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? हमारा आंसर होने वाला है जयंत विष्णु नार्लिकर जी। साल 2025 का भारत का सबसे बड़ा साइंस अवार्ड विज्ञान रत्न मरणोपरांत प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी को दिया गया है। वो एक महान फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट थे। उन्होंने यूनिवर्स के ओरिजिन पर बहुत काम किया था। इन्होंने पुणे में IUCAA यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की स्थापना की थी। और इनका होयल नार्लिकल थ्योरी यानी कि इनका एक कन्फर्मल ग्रेविटी से रिलेटेड एक थ्योरी थी जो बहुत फेमस हुई, जो बिग बैंग थ्योरी से अलग व्यू रखता था। और इन्होंने साइंस को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मराठी में साई-फाई कहानियां भी लिखी हैं। तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Members of which tribal community in Dindigul district recently petitioned the administration to recognize their settlement as a revenue village and sought housing under the Tholkudi system? डिंडीगुल जिले के किस आदिवासी समुदाय के सदस्यों ने हाल ही में प्रशासन से अपनी बस्ती को राजस्व ग्राम के रूप में मान्यता देने के लिए याचिका दायर की और थोलकुड़ी योजना के तहत आवास की मांग की? तो इसमें आपको ध्यान रखना है पलियार इसका आंसर होने वाला है। पलियार जो जाति है, जनजाति है, उसने मांग की है कि उन्हें डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में रहने के लिए रेवेन्यू विलेज का दर्जा मिले ताकि उनका विकास जो है वो हो सके। और उन्होंने थोलकुड़ी स्कीम के अंडर घर मांगे हैं। यानी कि ये स्कीम उनके ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल जैसे बकरी पालन और खुली जगह के हिसाब से घर बनाती है, ना कि कंक्रीट के बॉक्सेस। पेलियार कम्युनिटी तमिलनाडु में PVTG यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में मानी जाती है। और थोलकुडी जो होता है उसका मतलब होता है एंशियंट क्लैन या इंडिजीनियस पीपल। ये लोग ट्रेडिशनली शहद इकट्ठा करने और जंगल की चीज़ें बचाने का काम करते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which Indian Navy submarine, the lead vessel of its class, was recently decommissioned in Mumbai after completing 40 years of service? तो इसमें आपको ध्यान रखना है INS सिंधु घोष। INS सिंधु घोष को 40 साल की सर्विस के बाद मुंबई में डीकमीशन कर दिया गया है। ये सिंधु घोष क्लास की पहली सबमरीन थी जो 1980 में नेवी में आई थी। इसने इंडिया की अंडर वाटर ताकत को बनाए रखा था। और ये सबमरीन हमने सोवियत यूनियन यानी रशिया से ली थी। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which Indian state is said to become the first in the country to introduce a rolling budget framework preparing indicative estimates for 3 consecutive financial years? कौन सा भारतीय राज्य रोलिंग बजट ढांचा पेश करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसमें लगातार 3 वित्तीय वर्षों के लिए सांकेतिक अनुमान तैयार किए जाएंगे? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इंडिया का पहला ऐसा राज्य बनेगा जो अपना रोलिंग बजट पेश करेगा। और इसका मतलब है कि वो जब 2026-27 का बजट पेश करेंगे तो साथ ही अगले 2 सालों के लिए यानी कि 2027-28 और 28-29 का भी एस्टिमेट जो है वो देंगे। इससे लॉन्ग टर्म प्लानिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर हम रोलिंग प्लान की हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में 1978 में जनता पार्टी की सरकार रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट लेकर के आई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। India Optel Limited recently signed an agreement with Safran Electronics and Defense for the indigenous manufacturing of the Sigma 30N navigation system and CM3MR firing sight. Safran is a defense company from which country? इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने हाल ही में ये जो सिस्टम स्वदेशी निर्माण के लिए सेफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किस देश की कंपनी है सेफ्रन? तो ये हमें ध्यान रखना है, ये फ्रांस की कंपनी है। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सैफरन के साथ समझौता किया है। ये मिलकर इंडिया में सिग्मा 30N और CM3MR बनाएंगे। ये सिस्टम आर्टिलरी गन्स और टैंक्स के निशाना लगाने की ताकत बढ़ाएंगे। ठीक है, सैफरन जो है ये वही कंपनी है जो रफल जेट्स के इंजन बनाती है। और सिग्मा 30N की खासियत ये है कि ये बिना GPS के भी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता है। और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड उन 7 नई कंपनियों में से एक है जो पुरानी ऑर्डिनरी फैक्ट्री बोर्ड को तोड़कर बनाई गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
Recently, the commercial operation of Unit 2 of the Subansiri Lower Hydroelectric Project, described as India's largest hydropower project, was inaugurated. This project is located on the border of which two Indian states? यानी हाल ही में सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की यूनिट 2 का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया गया, जिसे भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बताया गया है। यह परियोजना किन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो ये आपको ध्यान रखना है, यह अरुणाचल और असम की सीमा पर स्थित है। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की यूनिट 2 स्टार्ट हो गई है और ये प्रोजेक्ट असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। ये इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो अभी बन रहा है। ठीक है, इसमें टोटल कैपेसिटी जो है वो 2000 मेगावाट होने वाली है। इसे एनएचपीसी बना रहा है और ये सुबनसिरी रिवर पर स्थित है जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। What is the name of the Indian Coast Guard's first indigenously designed and built pollution control vessel that was recently inducted in the fleet? भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में हाल ही में शामिल किए गए पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड को अपना पहला इंडिजिनियसली डिजाइंड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल मिल गया है, जिसका नाम है समुद्र प्रताप। अगर समुद्र में तेल फैल जाए यानी कि ऑयल स्पिल हो जाए तो ये जहाज उसे साफ करेगा। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। ठीक है, तो इसमें डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम है, मतलब ये तेज लहरों में भी एक जगह स्थिर खड़ा रह सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कोस्ट गार्ड डे जो मनाया जाता है वो 1 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which Indian state recently crossed the milestone of 5 lakh residential rooftop solar installations, achieving the top position in the country with a cumulative installed capacity of 1879 megawatt? किस भारतीय राज्य ने हाल ही में 5 लाख आवासीय रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का मील का पत्थर पार किया है और 1879 मेगावाट की संचय स्थापित क्षमता के साथ देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें हमारा जो आंसर होने वाला है वो है गुजरात। गुजरात जो है वो एनर्जी में नंबर 1 बन गया है। गुजरात ने 5 लाख रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। इनकी टोटल कैपेसिटी 1879 मेगावाट हो गई है। लोग अपने छत पर सोलर पैनल लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ सब्सिडी और पॉलिसी बहुत बढ़िया है। पीएम मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत 300 यूनिट फ्री बिजली का टारगेट जो है वो दिया गया था। और गुजरात का जो मोधेरा गांव है वो इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज जो है वो बन गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इंडिया का जो टारगेट है 2030 तक, वो 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बनाना है। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। According to the recent data highlighted in the news regarding the insolvency and bankruptcy code, the average time for a resolution passed for exceed the statutory limit. What is the statutory time limit mentioned for the corporate insolvency resolution process? दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के संबंध में समाचारों में उजागर किए गए हालिया आंकड़ों के अनुसार समाधान योजना का औसत समय वैधानिक सीमा से कहीं अधिक है। कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए उल्लिखित यह वैधानिक सीमा क्या तय की गई है? और इसका हमारा जो आंसर है वो होगा 270 दिन यानी 270 डेज। आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के मुताबिक किसी भी डूबी हुई कंपनी का फैसला 270 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन डेटा दिखा रहा है कि एवरेज टाइम 821 दिन लग रहा है। इसका रीजन है एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जजेस की कमी और केसेस का लोड होना। आईबीसी कानून यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया था ताकि एनपीए प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कंपनीज के लिए एनसीएलटी होता है और इंडिविजुअल फर्म्स के लिए डीआरटी यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है, वो काम करता है। और इस प्रोसेस को सीआईआरपी यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये टर्म्स भी आपको याद रखना है। तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 proposes to subsume which of the following existing regulatory bodies into a single overarching commission? विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 निम्नलिखित में से किन मौजूदा नियामक निकायों को एक ही व्यापक आयोग में समाहित करने का प्रस्ताव करता है? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटीई। सरकार एक नया बिल ला रही है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। इसके तहत यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एआईसीटीई और एनसीटीई को खत्म करके एक सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा। अब अलग अलग ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। याद रखना, मेडिकल और लो एजुकेशन इसके अंडर नहीं आएंगे, ये ध्यान रखने की बात है।
और ये चेंज इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हिस्सा है, जिसमें HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने की बात की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूजीसी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको ये बढ़िया लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपके जो भी विचार हों। और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।